नमस्कार, स्वागत है आपका दी1 इंडिया शो में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश में सदी की सबसे बड़ी वापसी या कह लें कमबैक, ये शब्द बड़ा फेमस है आजकल। फिल्मों की दुनिया में आप ज्यादा सुनते होंगे कमबैक, लेकिन दुनिया के लिहाज से एक बड़ा कमबैक हुआ है और अब औपचारिकताओं की बारी है। तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे हैं। व्हाइट हाउस में 4 साल के बाद फिर उनकी वापसी हो रही है और ट्रंपिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रंप की पर्सनालिटी के इर्द गिर्द जो रहा है, वो पिछले टेन्योर के मुकाबले अब इस बार कैसा होगा, क्या उसका स्वरूप होगा, कितना पावरफुल होगा, ये सवाल है। इससे पहले 20 जनवरी 2017 को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले अभी लेटेस्ट जो जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने आर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री में सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। तो अब देखिए, सवाल कई हैं। एक तो ये कि शपथ ग्रहण कितना भव्य होगा, कौन आने वाला है, इस वर्ल्ड डिप्लोमेसी के क्या मायने हैं, शपथ ग्रहण के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश होगी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की प्राथमिकताएं क्या होंगी, जिन बातों को लेकर ट्रंप बहुत एग्रेसिव रहे हैं उसका दुनिया में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, भारत पर के संबंधों के साथ में क्या इंपैक्ट होगा, और वर्ल्ड ऑर्डर में क्या बदलाव होने वाले हैं। तो सवाल कई हैं। और इस बीच बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने रूस के नेता के साथ शपथ ग्रहण के बाद टॉक अरेंज करने का आदेश दिया और माना यह जा रहा है कि ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन युद्ध विराम पर भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। तो आइए सीधे चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास और बात करते हैं, समझते हैं व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की ऑफिशियल वापसी के मायने क्या हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर एस.डी. मुनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं, स्पेशल एनवॉय ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल IDSA। सर, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द पैनल। हमारे साथ मिताली निकोरे जी भी जुड़ गई हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं। मिताली जी इससे पहले भी कुछ कार्यक्रमों में हमारे साथ शामिल हो चुकी हैं। मिताली जी, आपका भी स्वागत है। और बहुत जल्द हमारे साथ प्रसून शर्मा जी जुड़ेंगे। इसके अलावा पूर्णिमा नाथ जी जुड़ेंगी। आप रिपब्लिकन लीडर हैं वॉशिंगटन से। तो आइए शुरुआत हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले मैं प्रोफेसर एस.डी. मुनी आपके पास ही आ रही हूँ सर। अब देखिए, शपथ ग्रहण को लेकर तो जैसे जैसे तस्वीरें आने लगेंगी, वहाँ से और इमेजेस मिलेंगी, तो फिर उस पर और चर्चाएं, डिस्कशन होंगे। लेकिन अभी तक की अवेलेबल रिपोर्ट्स के हिसाब से आपका क्या एनालिसिस है, ये शपथ ग्रहण दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है? दुनिया को मैसेज देने के मामले में 3 मुद्दे हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, प्रेसिडेंट जो स्वेयर इन होने वाले हैं, उन्होंने पहले से ही इसको अंडरलाइन कर दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो वो ये अमेरिका फर्स्ट, तो पुरानी बात है उनकी, लेकिन अमेरिका फर्स्ट में सबसे पहला तो ट्रेड का मुद्दा है उनके सामने। दूसरा इमिग्रेशन की वो बात करते हैं, और तीसरा विश्व में शांति की बात करते हैं। खास तौर से जो 2 बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ चल रही है, यूक्रेन और रशिया में एक तरफ, और गाज़ा में। गाज़ा का एग्रीमेंट तो हो गया है, और अभी 18 जनवरी को जो उनकी स्पीच थी, उसमें उन्होंने बिल्कुल सीना तान के ये कहा कि ये सब पॉजिटिव डेवलपमेंट इसलिए हुआ है कि मैं अध्यक्ष चुना गया हूँ, मैं प्रेसिडेंट चुना गया हूँ। अगर मैं प्रेसिडेंट नहीं होता तो शायद इस तरह का पीस एग्रीमेंट अभी नहीं होता। लेकिन बड़ी चुनौती अभी भी यूक्रेन और रशिया वाली है, और यहाँ पर गाज़ा में भी अभी उसका एक फेज़ है और शुरुआत हुई है। बहुत सारे उसमें सवाल, प्रश्न चिन्ह हैं, और देखें किस तरह से होता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है, शांति का मसला, इमिग्रेशन का मसला और ट्रेड का मसला, ये तीनों विश्व की व्यवस्था को बहुत प्रभावित करेंगे। ट्रेड के मसले से उसके साथ-साथ जुड़ी हुई बातें हैं बहुत। जैसे रूस और यूक्रेन का जो मुद्दा है, उसके साथ यूरोप बहुत घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, और अमेरिका का एटीट्यूड यूरोप के लिए क्या होता है, वो बार-बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इन लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ज़्यादा पैसा देना चाहिए, अमेरिका ये बोझ नहीं उठाएगा इस तरह से। तो ये एक जो अटलांटिक डोमिनेंस था ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर, उसके ऊपर सवाल उठेंगे। और अगर यूरोप और अमेरिका में कोई भी मतभेद होता है या उनमें डिस्टेंस बढ़ता है, तो उससे जो दूसरी शक्तियां हैं वो उभर कर आएगी। रूस का भी उसमें प्रभाव बढ़ेगा, और मैं समझता हूँ कुछ हद तक चीन का भी उसमें प्रभाव पड़ेगा। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये मानना है कि वो चीन को नियंत्रित करके रखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सैनिक मामला हो, चाहे आर्थिक मामला हो, चाहे टेक्नोलॉजी का मामला हो। वो नहीं चाहते हैं कि चीन अमेरिका से आगे बढ़ जाए, और अमेरिका फर्स्ट का मुद्दा यही है कि कोई और देश अमेरिका से आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर ये बात निर्भर करेगी कि आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में, 4 साल कम से कम,
किस तरह से विश्व का रूप बदलता जी। है। आपने सर चीन का ज़िक्र किया तो उस पर कुछ सवाल हैं मेरे पास, वो मैं आपसे पूछने के लिए आऊँगी, लेकिन मिताली जी का भी एक रिएक्शन मैं उससे पहले लेना चाहूँगी। मिताली जी, ट्रम्प पहले से ज़्यादा पावरफुल होकर लौटे हैं सत्ता में, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। जो तस्वीरें 6 जनवरी 2021 को दुनिया ने देखी थी अमेरिका के कैपिटल हिल में, वो भुलाए नहीं भूलती हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस अंदाज में ट्रंप की वापसी हुई है, जिस अंदाज में उनकी पब्लिक स्पीचेस, हालांकि ट्रंप बड़बोले हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जो कई बार लगता है कि एक वर्ल्ड लीडर को किस अंदाज में बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन फिर वो इसी के लिए जाने भी जाते हैं। उनकी ये जो वापसी हुई है अमेरिका फर्स्ट से अलग, क्या आप वर्ल्ड ऑर्डर में भी तब्दीलियां होते हुए देख रही हैं? मुझे ये लगता है कि काफी अभी हम देखेंगे चेंजेस, और मुझे ये बहुत ही एक जैसे टीवी शो फीलिंग आ रही है, क्योंकि मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली बात करें तो इस में डेमोक्रेट साइड से जो कि कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी मिशेल ओबामा वो ज्वाइन नहीं कर रही है इस इनॉग्रेशन में, इस स्वेरिंग इन में, क्योंकि कि जिन औरतों ने ट्रंप के अगेंस्ट वोट किया था, जिन औरतों ने कहा था कि हमारे हक लिए छीने जा रहे हैं हमसे ट्रंप के एरा में, उसके अगेंस्ट एक वो वोट आया था। और अबॉर्शन भी आज यूएस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा इशू है, और यूएस इलेक्शन में इशू बना भी। संजय कुलकर्णी जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है। आपको सुनाई दे रही है? यस, ग्रेट सर, स्वागत है सर आपका। देखिए सर, शपथ ग्रहण के लिए तो अब जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं और जो वहां से अपडेट्स आ रहे हैं, उसको भव्य और ग्रैंड बनाने के लिए अब वापसी है व्हाइट हाउस में, लेकिन निगाहें तो फिर इस बात पर हैं कि इस शपथ ग्रहण के साथ ही, ट्रंप के आने के साथ ही वर्ल्ड ऑर्डर में क्या बदलाव दिखाई देंगे, दुनिया की राजनीति किस तरह से बदलेगी, अर्थव्यवस्थाएं क्या शेप लेंगी, या अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग? मीनाक्षी जी, धन्यवाद। आई थिंक इट्स लिटिल टू अर्ली। व्हाई इट इज टू अर्ली? क्योंकि आप कितना भी कर ले, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आज की तारीख में इज ओवर $24 ट्रिलियन का उनका जीडीपी है। वो कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो टू फॉर ग्रेटनेस, और जिस प्रकार से वो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं, टैरिफ्स लगा करके, सैंक्शंस लगा करके, तो ये थोड़ा बहुत तो उथल पुथल होगा। लेकिन जिस प्रकार से उनकी जो छवि है विश्व भर में, चाहे वो अमेरिका के अंदर है या अमेरिका के बाहर है, उस छवि को थोड़ा बहुत देखने को जो अपने को मिला, वो था अभी जो सीजफायर गाजा में हुआ। तो उससे साफ पता चलता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कितना भी पीछे कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये जो धमकी थी कि अगर मेरे स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले अगर आप इस प्रकार से कार्रवाई नहीं करते हैं, अगर आप हॉस्टेजेस रिलीज नहीं करते हैं, तो आपको तबाह कर दिया जाएगा। तो ये जो मैसेज वाज वेरी वेरी क्लियर, और उस मैसेज के कारण, और ऑफ कोर्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी लगातार मेहनत कर रहा था, लेकिन इस विषय पे दोनों, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो आ रहा है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों एक इसमें मतलब एकजुट थे कि किसी ना किसी प्रकार से कम गाजा पट्टी में सीजफायर लाना है। तो इनकी धमकी, उनका मैं कहूंगा बैक चैनल डिप्लोमेसी सारा काम कर गया। अब रशिया के साथ जिस प्रकार से उम्मीद की जाती है कि पुतिन खुद कह रहे हैं, वो आप अपनी तरफ से भी कह रहे हैं कि हम ट्रंप के साथ बात करने को तैयार हैं। यूक्रेन को भी डर लग रहा है कि इसके बाद जिस प्रकार से 40-50 बिलियन डॉलर का ऑलमोस्ट फ्री एड हैज कम टू देम, और जिस प्रकार से नाटो उनकी मदद कर रहा है, शायद इसके ऊपर एक तरीके से रोक पड़ेगी, और यूक्रेन को समझना होगा कि उनको अब इसके बाद जो लड़ाई है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत नाटो जो है वो कह रहा है कि हम 2% ऑफ द जीडीपी खर्च नहीं कर सकते हैं। उनको कठिनाई आ रही है, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, कर रहे हैं, लेकिन जो देश करना, जिन्होंने करना वो नहीं कर पा रहे, तो उसके ऊपर भी शायद रोक लगेगी। चीन को भी यहाँ पे खतरा है, जिस प्रकार से चीन को लग रहा है कि टैरिफ्स लगेंगे, चाहे चाइना कितना भी कोशिश कर ले बताने की कि हम भी वी विल आल्सो भी रेसिप्रोकल है, उसमें उनका भी नुकसान होगा। लेकिन चाइना को मालूम है कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी अमेरिका से आ रही है और उस टेक्नोलॉजी का वो फायदा उठा रहे हैं, वो उसके ऊपर शायद कहीं ना कहीं एक अंकुश आएगा। लेकिन पूरे विश्व का जो वर्ल्ड ऑर्डर की जिसमें आप बात कर रहे हैं, चाहे हम चाइना को एक्सपैंशनिस्ट कहें
लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप ने कहा है हम ग्रीनलैंड खरीदेंगे, नंबर वन, नंबर टू पनामा जो अपना कनाल है उसको रिक्लेम उसके कर ऊपर रहे जिस हैं। प्रकार से चीन फायदा उठा रहा है वो हम उनको उठाने नहीं देंगे। कनाडा को उन्होंने शायद मजाक में कहा होगा, लेकिन मजाक नहीं, वो एक तरीके से बहुत भारी एक संकेत था कि हम उसको 51st स्टेट बना करके अपने में विलय करेंगे, और ट्रूडो को उन्होंने कहा कि आप गवर्नर बन जाना। तो ये जो कार्रवाइयां है इससे जरूर लगता है कि पूरे विश्व भर में उथल पुथल, ऐसे जबरदस्त उथल पुथल तो नहीं होगी, वक्त लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर अब लग रहा है कि और भारत को फायदा होगा। जी किसी को सर, फायदा नहीं होगा आपने इसमें वर्ल्ड कोई- ऑर्डर को लेकर जिस तरह की अब जो ये घटनाक्रम गिनवाए उनके शपथ ग्रहण से पहले के, अब देखिए इसी में भारत की पोजीशनिंग, भारत का रोल आगे क्या होगा, कई सवाल आते हैं। और प्रोफेसर मुनि, मैं आपके पास आ रही हूँ इस रिएक्शन के लिए। देखिए, बड़ा चौंकाने वाली बात है कि शी जिनपिंग जो कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में भयंकर कंपटीशन रहा, प्रतिद्वंदी रहे उनकी, किस किस तरह की कड़वे शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ या कैसे बातों का एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इनवाइट तो गया है सर, शपथ ग्रहण का आमंत्रण तो गया है। और देखिए, जो ट्रंप की स्पोक्स पर्सन है कैरोलाइन लेविट, वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का इनवाइट है, और ये चीज दिखाता है कि चाहे कोई आपका विरोधी हो, प्रतिद्वंदी हो या सहयोगी हो, राष्ट्रपति संवाद की इच्छा रखते हैं। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति को भी इनवाइट जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में गए थे तो वहां उन्होंने नारा दे दिया था अब की बार ट्रंप सरकार, और एक जो क्लोजनेस दिखाई दी थी, एक जो करीबी दिखाई दी थी, लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां शामिल नहीं हो रहे हैं। तो किस नजर से देखना चाहिए सर इसको? देखिए, चीन इसको ये कहने में हमको रहनी चाहिए कि चीन अमेरिका के लिए हमसे ज्यादा है, इसमें कोई झिझक नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि चीन को परेशानियां भी ज्यादा है, हमसे अमेरिका को परेशानियां नहीं है। वो अमेरिका चीन को बैलेंस करने के लिए हमारी मदद है, लेकिन बैलेंस उसको चीन को करना है। तो चीन की अहमियत, और शी जिनपिंग को इनवाइट ही नहीं किया। मैं समझता हूँ उनकी बातचीत भी हुई है, टेलीफोन सेशन भी प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग में हुआ है। हालांकि वो खुद नहीं आ रहे हैं और उन्होंने अपने एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर भेजने की कोशिश की है, लेकिन मत भूलिए कि चीन अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और पॉजिटिव ट्रेडिंग पार्टनर है। जिसकी चीन ट्रेड बैलेंस है वो अमेरिका के लिए नेगेटिव और करीब $400 बिलियन तक जाता है। आम अमेरिकन जो है वो पे डिपेंड करता है, सस्ता सामान उनको मिलता है। तो कुल मिला अमेरिका की जिंदगी में और प्रेसिडेंट ट्रंप के कैलेंडर में चीन ज्यादा अहमियत रखता है। इस बात से हमको झिझकना नहीं चाहिए, और इसीलिए अगर उन्होंने फर्क किया है तो शायद ये किया होगा। लेकिन जयशंकर वहां जा रहे हैं तो भारत का प्रतिनिधित्व हो रहा है, और काफी स्ट्रांग प्रतिनिधित्व हो रहा है, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे जा रहे हैं और हेड ऑफ द स्टेट उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बुलाया है। देखिए, सिर्फ 3-4 लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया है। इटली को निमंत्रण दिया है और अर्जेंटीना को निमंत्रण दिया है। बहुत सारे यूरोप के बहुत सारे लीडर्स वहां पर नहीं आएंगे इटली के अलावा। इसलिए ये कंपैरिजन करना कि अगर नहीं बुलाया है तो आपकी अहमियत नहीं है, ये भी उचित नहीं होगा। लेकिन अमेरिका की राजनीति में और आने वाले सालों में चीन ज्यादा महत्व रखता है। जी सर, इसके अलावा मैं चाहूंगी तो एक छोटी टिप्पणी, भारत के साथ भी जो संबंध आगे किस दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं, या क्या प्रेडिक्ट आप अभी कर पा रहे हैं, कैसे आप उसको देख पा रहे हैं? मैं उस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगी। भारत उनके लिए इतना ही बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी वजह से जो एशिया पैसिफिक रीजन था उसको उन्होंने इंडो पैसिफिक बनाया। और जिस तरह से भारत और अमेरिका के संबंधों में चढ़ाव आया है पिछले 10 सालों से, अब मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व को लेकर पहले से ही अटल बिहारी वाजपेयी से उसका सिलसिला शुरू हो गया था, और मनमोहन सिंह के अंडर भी वो चलता रहा। और न्यूक्लियर ट्रीटी देख लीजिए, डिफेंस एग्रीमेंट्स देख लीजिए, सभी बातों को लेकर भारत एक अहमियत रखता है। जैसा मैंने पहले कहा, एक तो चीन को संतुलित करने के लिए अगर एशिया में और कोई दूसरी शक्ति है तो वो भारत हो सकता है, इसलिए भारत का समर्थन भी उनके लिए जरूरी है। उसके अलावा इंडो अमेरिकन वहाँ बहुत ज्यादा तादाद में है, और देखिए ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में भी
बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी भी इंडो अमेरिकन है। तो एक समुदाय है जो भारत का, जो वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। सिर्फ नंबर से मतलब नहीं है, इकोनॉमी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। और जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं अमेरिका की, उसमें भारतीय लोग बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। तीसरा, भारत एक बढ़ता हुआ व्यापार का केंद्र है। देखिए पिछले 10 सालों में अमेरिका ने कितने सारे हाथ हथियार भारत को बेचे हैं, कितने सारे व्यापार के सौदे यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इंश्योरेंस का मामला हो, चाहे फार्मास्यूटिकल का मामला हो, चाहे रिटेल का मामला हो। अमेजन पहले तो नहीं था, अभी आया हुआ है। तो अमेरिका को इस बात की तलाश है कि कहाँ पर उनका मार्केट है, जहाँ पर वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ वो अपनी चीजें बेच सकते हैं। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा उभरता हुआ मार्केट है। चीन तो एस्टेब्लिश मार्केट है, लेकिन भारत उभरता हुआ मार्केट है, और उस उभरते हुए मार्केट को नकारा नहीं जा सकता। ये प्रेसिडेंट ट्रंप अच्छी तरह से समझते हैं। तो चाहे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मामला हो या इकोनॉमिक मामला हो, उसमें भारत अपनी अहमियत रखता है। और इंडो अमेरिकन, अमेरिका की सोसाइटी के अंदर, अमेरिका के सिस्टम के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन में, कांग्रेस को ले लीजिए, उसमें सेनेट को ले लीजिए, तो इस ढंग को देखते हुए भारत की अहमियत कम नहीं होगी, चाहे कोई प्रेसिडेंट आ जाए। मैं सिर्फ ट्रंप की बात नहीं कर रहा हूँ और बाइडेन की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई प्रेसिडेंट, आप बुश से ले लीजिए, बुश सेकंड से लेके ओबामा को ले लीजिए, लगातार भारत की अहमियत बढ़ती रही है और बढ़ती रहेगी। जी मिताली जी, मैं चाहूंगी कि इस पर आप भी जरूर एक टिप्पणी करें। आपका पिछला कमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया था मैम। ने कहा कि बहुत सारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं अमेरिका के जो कि दबाए जा रहे हैं थोड़ी से एक्सटेंट में इस स्वेरिंग इन में। विमेन्स हेल्थ, विमेन्स राइट्स के इश्यूज इतने ज्यादा अब वहां पर इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है उन इश्यूज को, और इसीलिए ही हम देख रहे हैं कि मिशेल ओबामा जैसी एंटिटी जो कि बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी है, वो लेकिन इस स्वेरिंग इन में नहीं जा रही हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये भी देखें तो आईटी सेक्टर, टेलीकॉम इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पूरा जो टेक इंडस्ट्री है वो वहां पे बहुत बड़े तादाद में होगा, बहुत बड़े तादाद में इलॉन मस्क और उनके सारे जो पूरे सेक्टर के लोग हैं, मेटा के चेयरपर्सन मार्क जकरबर्ग और एप्पल के सीईओ टिम कुक। तो मतलब ये पूरा देखा जा रहा है कि जो टेक सेक्टर है आज अमेरिका का, और ये भी आप देखिए कि ट्रंप जी ने कल ही टिकटॉक जो कि इंडिया में बैंड है, उस एप्लीकेशन का बैन यूएस सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने ओवरटर्न किया है। इसका मतलब है कि टिकटॉक अब अमेरिका में फिर भी अवेलेबल रहेगा। तो ये देखा जा रहा है कि बहुत ही क्लियर है टेक सेक्टर का जो मोनोपोली देखा जा रहा है, डोमिनेंस देख लीजिए, कोई भी वर्ड मैं यूज करूं, वो आज यूएस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जॉब क्रिएशन के लिए भी और यूएस की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी, और प्रेसिडेंट के लिए भी टेक सेक्टर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये उनकी स्वेरिंग इन में भी देखा जा रहा है। लेकिन मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि जो अंबानीज हैं, मुकेश अंबानी जी और नीता अंबानी जी, वो भी ऑलरेडी स्वेरिंग इन के लग चुके हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं यूएस इकोनॉमी की इंडिया में, वो भी प्रायोरिटाइज करी जा रही हैं। अंबानीज का बहुत अच्छा वेलकम हुआ है वहां पर, और इससे हमें और पता चलता है, जैसे प्रोफेसर जी ने अभी हमें कहा, कि दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग है और बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग है, जो स्वेरिंग इन में भी पता चल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी भी आ गई हैं। आप रिपब्लिकन लीडर भी हैं मैम, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको भी बधाई, शुभकामनाएं। रिपब्लिकन पार्टी के लिए बड़ा दिन है आज, व्हाइट हाउस में औपचारिक वापसी हो रही है। और देखिए जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो एक नई आशा, उम्मीद सिर्फ अमेरिका या रिपब्लिकन पार्टी के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया उस तरह से देख रही है कि क्या बदलने वाला है, क्या होने वाला है, नया एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा। तो उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन अभी आप वहां पर हैं तो वहां का एनर्जी लेवल इस वक्त क्या है, हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। पहले बोल रहे थे, उनके सुन रही थी, टेक सेक्टर के बारे में बोल रहे थे। देखिए एक चीज़ आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहती हूँ, इलॉन मस्क और ट्विटर के बिना ये डोनाल्ड ट्रंप की जीत होना ही नहीं था, क्योंकि सारे लेफ्ट विंग मीडिया वाज एक तरफ था
और इलॉन मस्क और ये ट्विटर एक तरफ था, और यहाँ पे रेगुलर पीपल हमारे जैसे लोग बोल सकते थे वेदर एनीबडी वाज लिसनिंग और नॉट, देयर वाज अ कॉन्वर्सेशन, एक प्लेटफॉर्म था, एक पब्लिक स्क्वायर था जहाँ पे बातचीत हो रही थी। और लेगेसी मीडिया और इवन अदर टाइप ऑफ मीडियाज, वेदर फेसबुक बोले, WhatsApp and etc., Instagram to TikTok, everything was anti-conservative ideologies. तो मुझे ये लगता है कि ये जो नेक्स्ट जो segment मुझे दिख रहा है, this is going to be a massive war between Elon Musk and Soros. That's it. Basically, Soros was the guy on the left, and now we have a tech sector billionaire guy on the right side. So the fight जो होगा, it's going to be between these two. At the end of the day, tech sector का importance मैं सुन रही थी यहाँ पे पहले, लेकिन it's not just tech sector. यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प की जो फोकस होगा फर्स्ट ईयर के स्पेशली या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन, इमिग्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, एंड ऑल्सो एंड ऑफ ओकिज्म यहाँ पे करेंगे। बट इंटरनेशनल पॉलिसीज में उन्होंने अपने सीट लेने से पहले ही, ओथ लेने से पहले ही आपने उनका एक ऑरा देखा है, उनका एक स्ट्रेंथ देखा है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स ही इज मेकिंग। So whether it's for taking कनाडा को एब्जॉर्ब करना है कि ग्रीनलैंड को कॉन्क्वेस्ट करना है, या तो गल्फ ऑफ मेक्सिको की रीनेम करना है, और पैनामा को फिर से अमेरिका का supremacy show करना है। All of this actually shows that the real power is back with America, but कैसे execute होगा in general in the next 4 years, we'll have to wait and watch and see. War mongering machine जो है, at the end of the day, I don't think that has gone anywhere. थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में आपको स्लो दिखेगा, बट मिडल ईस्ट, ईरान को आप लाइटली तो नहीं ले सकते, और चाइना की जो एक्शंस ऑन ताइवान, इट्स ऑल्सो कंसर्निंग। सो अमेरिका, अगर डोनाल्ड ट्रम्प बोले भी कि वॉर स्टॉप करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम हमारे कंट्री के हिसाब से हम इमीडिएटली देख सकते हैं कि एक ऑप्टिमिज्म है। इन्फ्लेशन की जो हमारे यहाँ पे कष्ट हो रही थी लोगों को, नॉर्मल पीपल के, हम मिलियनियर की बात नहीं कर रहे हैं, उनका कभी कष्ट नहीं होता। वो प्राइवेट जेट और प्राइवेट घर में रहने वाले लोगों की, और सिक्योरिटी के, प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ रहने वाले लोगों की हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे, हम रेगुलर पीपल की बात कर रहे हैं, जो जिनको अंडे और राइस और रोटी और ब्रेड और मिल्क खरीदने में प्रॉब्लम हो रहा था, गैस खरीदने में प्रॉब्लम हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, रेंट में प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये सडन आपको एक ऑप्टिमिज्म है कि डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे एक मैसिव रिलीफ करेंगे। और ऑब्वियसली ये पॉपुलिस्ट लीडर तो है कि पहले से यही बात कर रहे थे। हमारे स्कूल वुल यहाँ पे भी जो मेजर वोकिज्म इंसर्ट करा गया है, उसको भी आप देखोगे इमीडिएट रिएक्शन हो रहा है, बिकॉज ये जो प्राइड फ्लैग इंस्टेड ऑफ द अमेरिकन पेट्रियटिज्म, ये सब बंद होने वाला है। तो all in all, in net, I think first year is going to be fantastic and lot of work to do, and the second year is when we are going to see a little bit of changes in terms of strategies. जी, प्रोफेसर मुनी, जिस बात से पूर्णिमा जी ने अपनी बात की शुरुआत की थी, मैं उस पर आपकी एक छोटी सी टिप्पणी जरूर चाहूंगी। उन्होंने मीडिया का जिक्र किया, उन्होंने लेगेसी मीडिया का जिक्र किया, ऑल्टरनेट मीडिया का जिक्र किया, और इन सब के बीच में दक्षिणपंथ, वामपंथ और विचारधाराओं की जो एक लड़ाई है, उसको हम भारत में भी एक अलग तरह से देखते हैं। अमेरिका की उस लड़ाई का क्या स्तर है, और कैसे ये जो विचारधाराओं के बीच में जो ये द्वंद है या डिफरेंसेस है, ये पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है अब। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया और अमेरिका, लेकिन अब ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है अब। नहीं, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए, पिछले कुछ सालों में, कहूँगा एक डिकेड में, देयर हैज बीन ए राइज ऑफ द राइट। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, देख लीजिए आप, चाहे यूरोप देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, एशिया देख लीजिए, राइज ऑफ द राइट एंड राइज ऑफ द नेशनल सेंटिमेंट ऑल ओवर। और ये उनकी शपथ ग्रहण में जो गेस्ट आ रहे हैं ना, उस गेस्ट लिस्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है सर ये। हाँ, वो बिल्कुल साफ है उसमें भी। और जो ट्रेंड है, ग्लोबल ट्रेंड है, चाहे ट्रम्प के स्वेरिंग इन में वो रिफ्लेक्ट हो या नहीं हो, ग्लोबल ट्रेंड में ये बात है कि देयर हैज बीन ए राइज ऑफ
of the right, rise of the nationalism. Everybody is talking about one's own country, कि हमारा इकोनॉमी डेवलप हो, हमारा मिलिट्री स्ट्रेंथ डेवलप हो. एक तरह से तो ये नॉर्मल है, लेकिन उसमें जो असर्शन है वो पहले नहीं था. और उस असर्शन को देखते हुए ये लगता है कि हर मुल्क एक भयंकर रूप से कॉम्पिटिटिव मूड में है. और यही हम देख रहे हैं कि जो मिनीलेटरल्स, मल्टीलेटरल्स, ढेरों ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं, वो सब उसी का नतीजा है कि हर व्यक्ति अपने लिए, हर नेशन अपने लिए कुछ न कुछ स्पेस ढूंढ रहा है ग्लोबल ऑर्डर में, और ऐसा स्पेस ढूंढ रहा है जिसमें उनका फायदा हो, उनको स्ट्रेंथ मिले. तो ये जो ट्रेंड है ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से कंसोलिडेट होगी, स्ट्रेंथन होगी, उसको और मदद मिलेगी. सर, इसी बहस में अगर मैं दो फ्रेजेस इस्तेमाल करूं, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद, तो इसे आप किस कैटेगरी में देख रहे हैं जो ये फिनोमेना अभी चल रहा है? बहुत थिन लाइन है उसमें. वो जैसा मैंने कहा कि राइज ऑफ द राइट, उसमें दरअसल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ी है. और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अक्सर राष्ट्रवाद को अति राष्ट्रवाद में बदल देती है और उसको डिस्टॉर्ट करती है. यू नो, इट बिकम सेक्टेरियन नेशनलिज्म ऐसा जो एक मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म यू कैन कॉल. और ट्रम्प का जो संदेश है उसमें भी, माफ कीजिए, आप मुझे जरूर करेक्ट करें अगर आपको ठीक नहीं लगे, तो उसमें भी एक एलिमेंट ये है अमेरिका फर्स्ट. अमेरिका में लार्जली एम्फेसिस ऑन द वाइट अमेरिकन्स. ऐसा नहीं है कि अमेरिका फर्स्ट की बात ओबामा ने नहीं की, या बाइडेन ने नहीं की, या बुश ने नहीं की, किसी ने नहीं की, कैनेडी ने नहीं की. सबने अमेरिका फर्स्ट की बात की है, चाहे ये लफ्ज इस्तेमाल करे चाहे नहीं करे. लेकिन एम्फेसिस एक तबके पे, एक सेक्ट पे, तो वो सेक्टेरियन नेशनलिज्म है जो अतिवाद बनता है. तो ये लाइन बहुत थिन है और लीडरशिप को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि थिन लाइन क्रॉस नहीं हो. संजय जी का मैं इस पर रिस्पांस दूंगी, लेकिन पूर्णिमा जी आप इस पर जवाब देना चाहेंगी? देखिए, जिस बात का जिक्र प्रोफेसर मुन्नी यहाँ कर रहे हैं, जो हम नेशनलिज्म और ओवर हाइप्ड नेशनलिज्म की जो एक बात हो रही है, उसमें एक बहुत महीन फर्क है, बहुत हल्का फर्क है, लेकिन उसकी वजह से जैसे उन्होंने यहाँ पर वाइट्स का जिक्र कर दिया, तो ये देखिए, ये एक परेशानी तो है. इसको लोग बहुत खुलकर अगर सार्वजनिक मंचों पर या डिबेट्स में या डिस्कशन में नहीं भी बोलें, लेकिन ये वहाँ एक सेंटिमेंट के रूप में लोगों के बीच में है. इससे इनकार नहीं किया जा सकता. डेफिनेटली मैं ये तो एग्री करती हूँ, इसके बारे में बोल भी रही हूँ. स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर मैटर मैं ये भी कह रही हूँ कि इंडियंस जो स्पेशली हिंदूज जो है और अमेरिका को फ्यूचर मुल्क बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आके सेटल करना चाहते हैं. मैं बोल रही हूँ कि अमेरिका मत आओ, यू डोंट कम टू अमेरिका. एंड आई एम ऑब्जर्विंग एंड ऑल्सो सीइंग राइजिंग हिंदू फोबिया हियर. एक हिंदू होके रिपब्लिकन लीडर बनना बहुत मुश्किल की काम है. यहाँ पे आपने पहले देखा हुआ है कि निकी हेली, बॉबी जिंदल जैसे लोग एक्सेप्टेंस के लिए कन्वर्शन किया है और पॉलिटिकल रीजन के लिए कन्वर्शन किया है. और ये तो पहली बार हुआ है कि विवेक रामास्वामी के जैसा यहाँ पे बॉर्न हो के प्रेसिडेंट के लिए रन कर पा रहे थे. इसीलिए उन्होंने ये बात छुपाई तो नहीं है कि हिंदू है, लेकिन ये बात सामने भी नहीं है अनटिल देयर वाज अ कन्वर्सेशन बाय ए चर्च लीडरशिप. और उनको क्वेश्चन किया था कि एज ए हिंदू आपने इस कंट्री को रन कैसे करोगे. मुझे तो ये क्वेश्चन ही फंडामेंटली रॉन्ग लगा है. उन्होंने हालांकि विवेक रामास्वामी घुमा फिरा के डिफरेंट रिलीजन के सिमिलरिटीज ढूंढ रहे थे एंड एक्सेट्रा लाइक दैट. मेरे को अगर ये क्वेश्चन कोई पूछता कभी तो मैं तो सीधा सीधा ये जवाब देती कि हम इंडिया से बॉर्न होके आए हैं. हम तो कभी इंडिया की सीएम्स को, जो यहाँ पे आप आंध्र प्रदेश ले लो, मिजोरम ले लो, सीएम्स जो है सर, इवन अरविंद केजरीवाल, वो लोग कहते कि वो क्रिश्चियन, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है. कभी उनको नहीं पूछा गया कि क्रिश्चियन होके ये सब बातें तो सीएम बना वैसे गया. होंगी अलग चर्चाओं में, लेकिन ये वैसा हो सकता है कि कोई ड्राइंग रूम डिस्कशन में हंसी मजाक में बात हो रही हो, लेकिन ये इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है. जी राइट, बट एट द सेम टाइम इट्स मजाक नहीं है. जो हमारा जो सेंटिमेंट है लोगों के प्रति, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, बट यहाँ पे वो एक्सेप्टेंस ना लेफ्ट में है ना राइट में है. और जो फार राइट क्रिश्चियन राइट विंगर्स है, उसमें भी हमने बहुत सारा देखे है कि हिंदूज को बिल्कुल पसंद नहीं करते. आप एन कोल्टूर को देखे हो, विवेक रामास्वामी को कैसे बोले कि आई कांट वोट फॉर यू बिकॉज यू आर इंडियन. इसका क्या मतलब है? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो आएगी ही है ना. ठीक है, तो इसी जी मैम,
Okay. ये बात बेसिकली खोल के बात नहीं होता है, बट ये है, कोवर्ट है, ओवर्ट भी है, ये सेंटिमेंट इज राइजिंग एंड आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट जी इट। मैम, आपकी इसी बात को, संजय जी मैं चाहूंगी आप इस पर जरूर टिप्पणी करें सर। देखिए उन्होंने दो तीन बातें बहुत क्लियरली बोली। हिंदू फोबिया, एक बात उन्होंने की कि मैं खुद इंडियंस को बोल रही हूँ कि आप यहाँ मत आइए, और जो वहां पर ऑलरेडी एक्टिव हैं, शायद पिछले 1 जनरेशन 2 जनरेशन से काम कर रहे हैं या सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में एक्टिव हैं, वो भी अपनी पहचान बदल रहे हैं, या उनके ऊपर एक वो समझ लीजिए उस तरह का प्रेशर आ रहा है कि आपको एक्सेप्टेंस के लिए ये करना पड़ेगा। उसके उन्होंने उदाहरण भी दिए। तो फिर जो ये राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद की जो ये बहस है, ये फिर इसकी हमें लेयर्स दिखाई देती हैं कि इसकी लेयर्स कहाँ तक समाज में पहुंच रही हैं। अब वो चाहे भारतीय समाज हो जो भारत में रह रहा है, या वहां बसा हुआ इंडियन डायस्पोरा हो, अमेरिकन हो, और मैं तो कह रही हूँ कि इसमें चाहे फिर आप इजराइल को शामिल कर लें, रशिया को शामिल कर लें, चाइना को शामिल कर लें, परिस्थिति लगभग एक सी दिखाई देती है। देखिएगा, 2 स्तर पे है। एक तो जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ट्रम्प के बारे में, तो उनको चंदे उनकी समस्या है, रशिया है, चाइना है, मिडिल ईस्ट है, ये उनकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जहां तक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, पर मिलिटरीली इट इज अ यूनिपोलर वर्ल्ड। अमेरिका इज नंबर 1 मिलिटरीली, इसको कोई किसी को शक नहीं होगा, और अगले 20 साल तक किसी को शक नहीं होगा। अमेरिका किसी को आगे भी नहीं आने देगा। जहां तक अमेरिका का सवाल है, इट्स ए नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स। कहाँ है अमेरिकन? रेड इंडियंस कहाँ है? मैं तो देखता नहीं आजकल कोई रेड इंडियन उधर। तो इट इज ए नेशन ऑफ इमिग्रेंट। पर सवाल ये हुआ, आफ्टर ऑल द मोस्ट स्ट्रैटेजिक अलाइज कौन है इनके? यूके क्या है? अ वाइट कंट्री। इजराइल में क्या है आज मिडिल ईस्ट में? और अगर इजराइल में प्रॉब्लम हो रहा है पैलेस्टीनियंस के साथ, किसके लिए हो रहा है? वो गोरे इजरायली जो उधर है, जो फिलिस्तीनी जो उधर के खुद जूज है, उनके साथ उनको परेशानी नहीं है। ये जो इमिग्रेंट्स आए हैं, यूरोप से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, रशिया से आए हैं, उनको लेकर के पैलेस्टीन में जो दिक्कत है या मिडिल ईस्ट में दिक्कत है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, जिस प्रकार से इलीगल इमिग्रेंट्स जो हो गए बहुत ज्यादा, आज की तारीख में तकरीबन 7.5 लाख के आसपास अपने इंडियंस भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वहां पर, तो इसमें भी कोई शक। लेकिन जो अपना टेक्नोलॉजी लेवल है, जो स्टेम है, जो चाहे मैथमेटिक्स में है, टेक्नोलॉजी में है, उसके सिवाय चल नहीं सकता। जो H1B वीजा है, इसको लेकर के मस्क खुद कहते हैं कि हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे। ये तो है। ये जहां तक सवाल कोई नहीं। आप अमेरिका जब जाती है, आप खुद देखेंगी वहां पे कि जो व्हाइट्स है, उनको लगने लगा था कि कहीं ना कहीं के बाहर से ये लोग आ रहे हैं और हमारे जो नौकरियां हैं वो ले रहे हैं, और हमारे को मौका नहीं मिल रहा है। कई प्रेसिडेंट्स ने कहा आप अपना मैथ सुधारिएगा। अब उन्होंने कई बार बोला आप चाइनीज का मैथमेटिक्स देखिएगा, चीनी बच्चों का मैथमेटिक्स देखिएगा, एशियंस का देखिएगा, इंडियंस का मैथमेटिक्स देखिएगा। आप अपना स्तर एजुकेशन का बढ़ाइएगा। आपके साथ कौन कम्पीट कर सकता है? कोई नहीं कम्पीट। तो कईयों का बोलने का तरीका और कहने का तरीका अलग। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के बीच में व्हाइट्स को लग रहा था, और यही वो जो सेंटिमेंट है उसको लेकर के ही अमेरिका के अंदर वो ट्रम्प को वोट मिला। अभी अगर चाहे कोई नहीं आना चाहे, इसमें भी कोई शक नहीं कि देयर इज, मैं ये नहीं कहूंगा वेरी डिस्टिंक्ट, बट यस देयर इज अ डिस्टिंक्शन, देयर इज अ फीलिंग बिटवीन द व्हाइट्स, द ब्राउन, द येलो एंड द व्हाइट। इसमें भी कोई शक नहीं है। हाँ, फर्क है, और वो फर्क वेरी क्लियर है फर्क इसमें। और वही कारण है कि अमेरिकन व्हाइट्स को लग रहा था कि हमारी नौकरियां जो है, अब आप नौकरियों की बात आप देखिएगा, पर कैपिटल जीडीपी अमेरिका का आज की तारीख में $80,000 है, भारत का $2,500 है, चीन का $14,000 है, जापान का $45,000 है। तो आप समझ सकते हैं $80,000 जीडीपी अमेरिका का। और अमेरिका का क्या सेंटिमेंट है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि $24 ट्रिलियन की इकोनॉमी, जो तकरीबन $27 ट्रिलियन इकोनॉमी जा रही है, उसको भी वो, और यानी कि कुछ भी कहो, अमेरिका वो wants to retain it number 1। और चीन जो है, जो $18 ट्रिलियन के साथ उसके पीछे लगा हुआ है, उसका पर कैपिटल जीडीपी कितना है? 14,000। उनका कितना है? 80,000। तो बहुत फर्क है। चाइना, रशिया, एनीबडी फॉर दैट मैटर कैन नॉट compete with अमेरिका मिलिटरीली और इकोनॉमिकली। पर थ्रेट तो है। उनको लगता है कि चीनी जो है, उन्होंने यहां से सारा टेक्नोलॉजी चोरी किया है, और वो जो चोरी वाला टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका खुद चाहता है हम किसी को तो टैरिफ्स लगाएंगे, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम मीट टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। अभी जो सुपर कंडक्टर्स हैं, अपने चिप्स हैं, ये कहां से बनते हैं? अभी तक ताइवान
ताइवान तो चलो ठीक है। अमेरिका को देगा, पर ताइवान तो पूरे विश्व भर में देता है। तो चीन के पास भी जा रहा था, जैसे उनके हवाई मोबाइल है 2.5 माइक्रॉन, 4.5 माइक्रॉन। आप समझ सकती है 2.5 माइक्रॉन, आपका जो बाल है इट इज 10,000 माइक्रॉन, एक बाल इज 10,000 माइक्रॉन, और जो ठीक है। चिप्स इस्तेमाल करें वो 2.5 जी माइक्रॉन। सर, चीन मैं देखिएगा कहां पहुंच रहा है, अमेरिका ओके कहां पहुंच रहा है। ओके संजय जी ने जो बातें बोली सर, प्रोफेसर मुनि आप प्लीज इस पर थोड़ा सा और हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए हमारे दर्शकों को। सर देखिए, ये अपने आप में एक विषय ऐसा था जो शायद जिसकी चर्चा घर घर में हुई होगी, हर अमेरिकन वोटर के बीच में हुई होगी, फिर आगे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पर भी हुई होगी। अब इसीलिए एक रीजन ये भी है कि जब हम दोनों हाउसेज में जो प्रेजेंस देख रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी की, वो अपने आप में काफी कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे जनता की नर्व जो जो विषय एक डिसाइडिंग फैक्टर है उसको पकड़ा गया है। जॉब्स की ज़रूरत, हमारा हक पहला बने हमारे रिसोर्सेज पर, ये तो फिर वो बात है ना कि ज़मीन कहीं भी सरहद कहीं कोई भी बन जाए, देश कोई भी हो, लेकिन ये एक सेंटिमेंट ऐसा है जो हर व्यक्ति के जहन में होगा वोट डालने से पहले। तो ये नौकरियों की बात, इलीगल इमिग्रेंट्स की बात, आपको पहला हक आपके देश में आपकी ज़मीन पर मिले, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अपने इलेक्शन कैंपेन में भी बहुत प्रयोग किया, बहुत अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दिए। पर अब जब वो व्हाइट हाउस में पहुंच गए हैं और अब जब फैसले लेने की बारी आएगी, तो आपको क्या लगता है सर, जब ये फैसले लिए जाएंगे किस तरह से लिए जाएंगे, क्या इम्पैक्ट इसका होने वाला है और कब तक ये डिसीजंस हो सकते हैं इस पर कुछ? देखिए, एक कहावत है कि पावर ऑफन मेक्स अस मोर रिस्पॉन्सिबल। तो जब आप पावर में आते हैं और एक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करने लगते हैं, तो मॉडरेशन अपने आप आता है। इलेक्शन के वक्त में और कैंपेन के वक्त में लोग एक्सेसिवली और अतिवाद ज़रूर लगाते हैं एक तरफ दूसरी तरफ का। मैं समझता हूँ कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी जो ब्रॉड एजेंडा है उसके ऊपर रहेंगे, लेकिन जैसे इमिग्रेशन का इशू ले लीजिए, अभी 18 तारीख की स्पीच में भी उन्होंने अंडरलाइन किया इलीगल इमिग्रेंट्स, जो गुंडे हैं, जो जेलों से आए हैं। वेनेजुएला की सारी जेलें खाली हो गई और अमेरिका में भेज दिया है उनको, ऐसा उन्होंने कहा। तो एक ऐसा तबका जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होगा उसके ऊपर कंट्रोल होगा, लेकिन जो सोशली प्रोडक्टिव है, जो इमिग्रेंट्स ही आके, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वही फिर लीगल अमेरिकन सिटीजन भी बनते हैं उसमें बहुत सारे। तो इस तरह से जो इंडो अमेरिकन पॉपुलेशन वहां पर है, मोस्ट ऑफ देम केम एज स्टूडेंट्स and then got absorbed into the jobs. They were not illegal in any manner. There are illegal, and I think the गाज गिरेगी जरूर जो illegal immigrants जिनको वो मानते हैं। और अमेरिका में जो पहला इशू था आइडेंटिटी का इशू, ये ब्लैक्स के साथ भी है। देखिए, जो जो इलेक्शन के दिनों में भी ब्लैक्स एंड जेंडर, ये दो इशू भी बहुत बड़े थे वहां पर। हालांकि मैं ये समझता हूं कि जो ट्रंप की विक्ट्री है उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि डेमोक्रेट्स वर अटरली कंफ्यूज्ड। लास्ट मोमेंट तक बाइडेन ने कहा कि हम तो लड़ेंगे, बाद में सडनली कमला हैरिस को लाया गया, तो कैंपेन पे भी असर पड़ा है उसका ऊपर। और उस कैंपेन के असर की वजह से बहुत सारे लोग डिसइल्यूजन्ड हो गए कि किस तरह की पार्टी है, जैसा और जगह भी देखते हैं, जैसे इंडिया में भी हम लोग देखते हैं ओपोजिशन से डिसइल्यूजनमेंट आता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम नहीं करता है। तो ये एथनिक इश्यूज के साथ साथ, नेशनलिटी इशू के साथ साथ इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जॉब्स हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है, और अपने देश की शक्ति और अपने देश की शान को बढ़ाना हर एक के लिए इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। पैनल में हमारे साथ प्रसून शर्मा जी भी आ गए हैं। आप इंटरनेशनल एंड फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, हांगकांग यूनिवर्सिटी से भी एसोसिएटेड हैं। सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थोड़ा आप देर से आए, लेकिन मैं पहला रिएक्शन आपका इसी बात पर चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप अब व्हाइट हाउस औपचारिक रूप से पहुंच रहे हैं, शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी भी है, कुछ ही देर में तस्वीरें भी मिलने लगेंगी हमें। और जो सूची है, लिस्ट है, उसमें भी अब कुछ देर पहले हम ये डिस्कस भी कर रहे थे कि कैसे उसमें राइट विंग का एक उभार दिखाई दे रहा है, एक विचारधाराओं का जो असर है वो इम्पैक्ट भी दिख रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर में, भारत के रिश्तों पर क्या असर, भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले आपका इस पर फर्स्ट रिएक्शन सर। जी, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो स्टेटस हुआ है वो डेफिनेटली डिसरप्ट होगा, और उसमें 4 मेजर फैक्टर रहेंगे। पहला,
प्रेशर ऑफ होप फ्रॉम ट्रम्प्स जो फॉलोअर्स हैं, उनको ये ऐसा होप है कि ट्रम्प आके कुछ मैजिक कर देगा और उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सेकेंडली, ट्रम्प की जो शख्सियत है वो डेस्परेशन टू क्लोज द डील और कंक्लूड द डिसीजंस, वो जिससे भी मिलना चाह रहे हैं, और जो आपने अभी हाल की जो मीटिंग्स देखी है वो चाह रहे हैं कि मैं फटाफट कोई कंक्लूड कर लूं डिसीजंस और अनाउंस करूं। थर्डली, उनका खुद का पर्सनल रेपो विद द लीडरशिप्स, क्योंकि काफी डिसीजंस उनके जो सामने वाला लीडर या स्टेक होल्डर है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने कंफर्टेबल हैं या वो किस लेवल तक वो एंगेजमेंट चाह रहे हैं। और लास्टली, जो लेवल 2 और लेवल 3 लीडरशिप है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की, उन पे भी काफी डिपेंड करेगा, क्योंकि ट्रम्प मेनली मोर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की तरफ ध्यान देंगे, पर वो इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं और उसका डिटेलिंग कैसे होता है वो लेवल 2 और लेवल 3 के जो लीडरशिप हैं वो उसमें अहम भूमिका अदा करेंगे। और इन चारों फैक्टर्स में मुझे लगता है इंडिया के पास एज है, क्योंकि लेवल 2 और लेवल 3 में खासकर काफी पॉजिटिव स्टेक होल्डर्स हैं जो इंडिया की तरफ पॉजिटिव हैं, ऑल दो मिक्स रिएक्शंस वाले भी हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम रहेगा, और पहले 100 दिन जो ट्रम्प के रहेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसी से दशा और दिशा निर्धारित होगी ट्रम्प की माइंडसेट की, उनके पूरे कैबिनेट की और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की। पूर्णिमा जी, आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी मैम? उन्होंने कहा पहले specifically- 100 डेज देखना पड़ेगा कि 100 डेज में क्या होता है, उससे झलक मिल जाएगी काफी हद तक। डेफिनेटली ऑफ कोर्स राइट। आई मीन इनिशियली जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है बाइडेन की, काफ़ी सारे वोक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उनको तो अबॉलिश करा जाएगा, हटाया जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ रिलीफ टू द पीपल ऑल्सो। पहले बात हो रही थी आपकी यहाँ पे कि यू नो अमेरिका की जीडीपी देखो, चाइना की देखो, रशिया की देखो, इंडिया की देखो, और फिर भी इस कंट्री को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहती हूँ, लास्ट 4 ईयर वाज प्रोबेबली द वर्स्ट फॉर अमेरिका। ये जो ट्रम्प के साथ हुआ है, उनको हटाया गया है, उनको कहा गया है कि 2020 इलेक्शन he didn't win. हालांकि there are so many things that we have seen in the past in terms of sporadic information were coming through alternate media, कि जो जनवरी 6 की नैरेटिव दिखाया गया है वो रॉन्ग था, जो हमें इलेक्शन रिजल्ट दिखाया गया रॉन्ग था, जो देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस एंड इरेगुलरिटीज जिसका कोई आंसर हमें मिला नहीं, तो सो डाउट एक बना रह गया। बट एट द सेम टाइम ये जो हुआ है इट ऑल्सो एक्सपोज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द डीप स्टेट कंडीशन। इस कंट्री में हो क्या रहा है, जो इम्पोजिशन हुआ है स्कूल कॉलेजेस में इन टर्म्स ऑफ जेंडर डिस्फोरिया, जेंडर ट्रांजिशंस, हार्मोन लेना, इवन पेरेंटल कंसेंट ना लेना, और जेंडर ट्रांजिशन कर देना कोई चाइल्ड की जो उनका उम्र 18 साल भी नहीं है, ऐसा भी सिचुएशन हमारे हाथ में आया। सो इट्स वेरी कंसर्निंग। आगे एज ए हिंदू, एज ए इंडियन इमिग्रेंट टू दिस कंट्री, आप सोच सकते हो कोई इस टाइप का सिचुएशन, आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हो पब्लिक स्कूल में, और बच्ची की ऐसे हाल है कि वो उनका जो जेंडर ट्रांजिशन कराया जा रहा है, हार्मोनल इनटेक करा जा रहा है, कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है। उनको बेसिकली स्टेट, ए मार्क्सी स्टेट दैट वाज बीइंग फाउंडेशन सेट करा गया है इस कंट्री में। Another thing that we have also seen in this country, the softness of and the closeness with the Islamic Islamization is quite concerning. आपको पता ही है, अब जब ओबामा आए थे, जो काउंटर टेररिज्म की जो सिचुएशन चल रही थी, FBI, CIN एक्सेट्रा, वो सबको न्यूट्रलाइज करा गया था। बुश के बारे में, बुश को भी हम बोल सकते हैं कि जब 9/11 हुआ था, 6 दिन के अंदर अंदर जाके वहाँ पे बोल रहे थे कि इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, एंड सो ये सब जो स्टेटमेंट है वेरी सिमिलर टू व्हाट इंडियन लीडर्स ऑल्सो मेक, पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल करेक्टनेस, लेकिन वो पॉलिटिकल करेक्टनेस हैज बिकम ए मैसिव, कैसे कहते हैं उसको, लेबल में लगाना चाहती हूँ, इट इज अ डिजीज, and it also has become a thing that
is going to be a destroyer for this any country, and in America को भी यही situation है. ठीक है So, प्रसून जी, मैं कहती हूँ कि जी मैम पूर्णिमा जी, आपने जो बात बोली ना, मैं प्रसून जी, क्योंकि देखिए ये जिस तरह की बातों का जिक्र वो कह रहे हैं, परिस्थितियां अमेरिका के हिसाब से अलग हो सकती हैं, लेकिन सिचुएशंस इस तरह की हम भारत में भी कई लेयर्स में देख रहे हैं. ये वाकई जेन्युइन डर है या आभासी डर है? ये विरोधाभास तो रहेगा. पहला आपने ग्लिम्स देखा H1B पे भी, जहाँ पे इनिशियली उन्होंने वो एक स्टांस दिखाया कि वो किसी भी तरीके की इमिग्रेशन या उस पे काफ़ी हार्श स्टैंड लेंगे. बट ओवरऑल जब ये मुद्दा काफ़ी गर्माया तो उन्होंने H1B वीज़ा और जो रिक्वायरमेंट है टैलेंटेड प्रोफेशनल्स की, उसको सपोर्ट किया. और तो ये पॉलिटिकल इकोसिस्टम में होता है, एक तो नैरेटिव सेटिंग एंड देन ग्राउंड रियलिटीज. उसमें जो टॉप मोस्ट लीडर होता है फिर उसको बैलेंस आउट करना पड़ता है. और ट्रम्प के केस में ये काफ़ी देखने को मिलेगा आने वाले उसमें. और मतलब कोई अचंभे की बात नहीं कि ट्रम्प खुद भी अपने स्टेटमेंट्स को रिवर्स आउट कर दे आने वाले टाइम में. मे बी जो पहले डिसीजंस वो ले चुके हैं और फिर परिस्थितियां बदली तो वो उसी को रिवर्स आउट कर दे. और डिसीजंस के साथ साथ जो उनकी टीम में जो लोग हैं उनका रिप्लेसमेंट और आना जाना भी मुझे लगता है लगा रहेगा. कुलकर्णी सर, मैं एक आपसे ज़रूर ये बात जानना चाहूँगी, क्योंकि ये पॉइंट पहले मिस हो गया था जिस समय आपने जिक्र किया ग्रीनलैंड का, जिस समय जिक्र हुआ कनाडा का. तो दुनिया के जो बॉर्डर्स हैं और हर बॉर्डर की जो अपनी एक सॉवरेनिटी है हर देश की, अमेरिका में ट्रम्प जिस पोजीशन पर हैं, हालांकि मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि ठीक है वो अति उत्साह में बहुत बातें बोलते हैं, या कहें कि कई बार बहुत लाउड स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन क्या बॉर्डर्स को लेकर आप किसी तरह का कोई पॉइंट ऑफ कंसर्न देख रहे हैं? देखिएगा, जरूर अमेरिका में भी जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंशनिज्म को लेकर के चीन की तरफ हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से चीन साउथ चाइना सी में, किस प्रकार से चीन ताइवान में, किस प्रकार से चीन तिब्बत में, सब जगह अपना विस्तारवाद में लगा हुआ है कई. लेकिन ट्रंप ने इस अपने विस्तारवाद को या अमेरिका को जिस प्रकार से उनके नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लेकर के हो या रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर के हो, उस मकसद से, जैसे उन्होंने अलास्का खरीदा रूस से, वैसे वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड भी अगर डेनमार्क से खरीद लिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी. पनामा वो कहते हैं कि 1979 तक हम ही ने बनाया, हमारे लिए बनाया, हमने पनामा को दिया इस मकसद से कि उनकी इकोनॉमी ठीक होगी, लेकिन चीन उसका फायदा उठा रहा है तो हमने इसको वापस ले लेना चाहिए. कनाडा है, कनाडा को उनको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा टैरिफ का फायदा कनाडा उठा रहा है. अगर कनाडा हमारे साथ मिल जाएगा तो उनका भी जीडीपी बढ़ेगा, उनका भी ग्रोथ होगा और हमारे साथ. तो ये जो एक सोच है, ये कोई नई सोच नहीं है अमेरिका में. कहीं ना कहीं किसी प्रकार से, बिकॉज अमेरिका इज अ फेडरल स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो 50 स्टेट्स है, तो 51st स्टेट बनाना है, इसको लेना है. दे आर लुकिंग एट इट फ्रॉम कोई भी कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी को लेकर के सबसे अग्रसर रहेगा. कि कहीं ना कहीं चीन को देखते हुए अब अमेरिका रूस के ऊपर इतने सैंक्शंस लगाए, किसने सोचा था? सब सोच रहे थे कि एक महीने में यूक्रेन को रूस वैसे ही ले लेगा. कहा 3 साल के ऊपर हो गए. अब लग रहा है कि हो सकता है ट्रंप और पुतिन के रिश्ते अच्छे होने के कारण शायद ये सुलझ जाए. तो शायद ये सुलझ जाए में भी यूक्रेन जो है उसका भी बंटवारा होगा. रूस का कितना भी इंटरेस्ट ट्रंप के साथ अच्छा हो, तो पुतिन जिन्होंने लिया है कंप्लीट ईस्ट यूक्रेन, वो तो छोड़ेंगे नहीं ना. डोनबास रीजन क्यों छोड़ेंगे? वो उन्होंने लिया उसी मकसद से है कि कहीं ना कहीं नाटो को लेकर के जो अनबन हो रही है, कहा किसी वक्त रूस को भी नाटो में आने के लिए उन्होंने न्योता दिया था. तो काफी कुछ वर्ल्ड ऑर्डर में कहीं ना कहीं जरूर है, लेकिन एक बात साफ, अमेरिका जो है वो अपने आप की सिक्योरिटी, अपने आप को मैं विस्तारवाद कहूं या आप उनके नेशनल इंटरेस्ट कहें, जैसे भी हो, वो अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं. अमेरिकन इंटरेस्ट आर फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम फॉर एवरी अमेरिकन प्रेसिडेंट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही इज सेइंग व्हाट ही इज सेइंग. या जी, क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए मैं प्रोफेसर मुनी आपके पास आ रही हूँ. ये सवाल अभी तक एड्रेस नहीं हो पाया, तो मुझे लगता है इस पर भी ज़रूर एक बात होनी चाहिए. सर, भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो एक तरफ पाकिस्तान है जहाँ पर आप देखते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है, फिर अफ़गानिस्तान है जहाँ पर तालिबान है,
हम बांग्लादेश में परिस्थितियों को देख रहे हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों के ऊपर किस तरह की ज्यादती हो रही है, कैसे वहां पर उनका नरसंहार किया गया है, और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने रिएक्ट भी किया, उन्होंने इस पर स्टेटमेंट भी दिया। तो ये जो कट्टर इस्लाम के बाद जो सूरत हाल इन पर्टिकुलर इलाकों का है और बाकी क्षेत्रों का है, इसे लेकर क्या आप आने वाले दिनों में कोई एक कॉन्शियस एफर्ट या कोई एक बातचीत की दिशा में कुछ कदम उठते हुए देख रहे हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले एक जो पहले बात चली थी उसके कह दूं कि डेनमार्क ने, पनामा ने और कनाडा ने साफ साफ प्रेसिडेंट ट्रंप को कह दिया है कि उनकी टेरिटरी बिकाऊ नहीं है। इसलिए ट्रंप साहब जो भी उम्मीद रखें वो एक तरफा उनकी महत्वाकांक्षा होगी, लेकिन क्या होगा उसका वो देखना बहुत दूसरी है। जहाँ तक भारत के पड़ोसियों की बात है, देखिए आप 3-4 मुल्क ऐसे हैं जिनको इस्लामिक हैं हमारे पड़ोस में। ये मालदीव्स है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। भारत ने मालदीव्स के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की पटरी पे रख दिया है। पूरा नहीं सुधरा है लेकिन सुधर रहे हैं वो। अफगानिस्तान के साथ भी भारत ने अपनी बोलचाल शुरू कर दी है। बांग्लादेश सबसे बड़ी समस्या है, पाकिस्तान हमेशा से समस्या रही है। लेकिन जहां तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, ये बात थोड़ी लंबी है इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त में भारत के पड़ोस में अमेरिका ने अपने पांव फैलाने की ज्यादा कोशिश की थी, और भारत का ये एक इच्छा होगी कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कहे कि जहां तक भारत का पड़ोस है उसमें भारत के हितों को पहल दिया जाना चाहिए, न कि अमेरिका खुद आकर, जैसे बांग्लादेश में जो चेंज हुआ उसमें अमेरिका का सीधा सीधा हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अफगानिस्तान में भारत के कहने के बावजूद अमेरिका छोड़ के चला गया पहले, वक्त से पहले, और हम नहीं चाहते थे कि वहां पर इस तरह की स्थिति हो। इसी तरह से मालदीव्स में भी एक चीन की तरफ उनका झुकाव है, लेकिन एक बेस देने की बात भी वहां पर थी। तो अमेरिका ये चाहेगा कि चीन को नियंत्रित करने के लिए वो भारत के पड़ोस में भी अपने पांव जमाने की कोशिश करे, ऐसा बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ इंडिकेशंस दिए थे। भारत की ये चाहना होगी कि ट्रंप से कहें कि ये बात भारत पे छोड़ दीजिए, जो भारत के हित है उनको आप सपोर्ट कीजिए, हम भी आपके हितों को सपोर्ट करते हैं, आप भी हमारे हितों को सपोर्ट कीजिए। तो इसलिए इस मुद्दे को सिर्फ आप एक इस्लामिक और हिंदू तरीके से या रिलीजन के बेसिस पे नहीं देखना चाहिए, उसको स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से देखना चाहिए कि सामरिक इंटरेस्ट किसके ज्यादा है वहां पर और किन सामरिक इंटरेस्ट को वहां समर्थन मिलना चाहिए। अमेरिका ने जो किया है बांग्लादेश में, उसका सीधा नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान और चीन को वहां ज्यादा पहल मिलेगी अब। तो इससे कोई अमेरिका का फायदा नहीं होने वाला है। तो ये बात ऐसी है जिसको अमेरिका को बैठ के सोचना पड़ेगा, और उम्मीद ऐसी की जाती है कि ट्रंप इन सब मामलों पे थोड़ा कम होंगे। मैं कनाडा में जो ये सिख का इश्यू है, सेपरेटिज्म का, खालिस्तान का, उसको अभी नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी इसी तरीके से इश्यूज से मिला हुआ है, और उसमें भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो उस रोल को कहाँ तक परिवर्तित किया जाएगा, ये सवाल भी भारत के लिए देखने वाला है। बिल्कुल, और देखिए वही बात है ना, जब एक्सपर्ट्स बोलते हैं तो लेयर बाय लेयर विषय जो है वो डिकोड हो पाता है। थैंक यू सो मच आप सभी का आज इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और मुझे लगता है जितने दर्शक आज इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे थे उन्हें भी इस पूरे इशू को और वर्ल्ड ऑर्डर में क्या बदलाव होने वाले हैं, या जब राष्ट्रपति पद पर आ जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप शपथ के बाद औपचारिक रूप से, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको अच्छे तरह से डिकोड करने के लिए हमारे दर्शकों के लिए बहुत धन्यवाद।